आंसर देखेंगे, नाम नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि विश्रामः पद में उपसर्ग है विस या विज्ञ। बताएंगे आप लोग कि पहला क्वेश्चन का पहला आंसर क्या होगा। देखिए सभी का आंसर आने लगा है। एक का ए होगा बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ पर एक का क्या हो जाएगा, ए वी प्लस राम। देखिए यहाँ पर बी हमारा क्या है, उपसर्ग निकल कर आया वी, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या है। आप बताएंगे संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है। यह संस्कृत में उपसर्गों की संख्या है कितनी, 15, 20, 27 या 22। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको बहुत ही हल्का क्वेश्चन लग रहा होगा। तो यहाँ पर जो हल्का होता है वही एग्जाम हॉल में भारी हो जाता है, इसलिए इसको भी पढ़ना है कि यहाँ पर कितने हो जाएंगे। आप बताएंगे, यहाँ पर हम आपके क्वेश्चन को देख रहे हैं, 2 का डी बिल्कुल राइट आंसर। कितनी हो जाएंगे उपसर्गों की संख्या, 22 हो जाएगी। तो यहाँ पर 22 उपसर्ग कौन से हैं, प्रा प्रा अप समय अनु 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 अव निस निर दुस दुर। ठीक है, वियांग निसु उत उप अधि अति अपि अपि। ठीक है, प्रति परि, ये जितने भी होते हैं ये सभी के सभी क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं। इनमें से कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता कि इसमें से कौन सा उपसर्ग है और कौन सा उपसर्ग नहीं है। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 का डी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि उपसर्ग धातु के साथ आता है। कहाँ पर आता है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन लग रहा होगा कि पहले आता, बीच में या पीछे या दोनों तरफ। बताएंगे आप लोग, ये हमारी कोई धातु है, कोई भी धातु, यहाँ पर मान लो ये धातु हमने लिख दिया, ये धातु के प्रारंभ में आएगा उपसर्ग कि अंत में आएगा। जो प्रारंभ में आएगा वो कौन होता है, वो उपसर्ग होता है, और जो धातु के अंत में आता है वो कौन होता है, वो प्रत्यय होता है। ठीक है, इस तरीके से आप बना के रखिए कि उपसर्ग होगा तो प्रारंभ में आएगा और प्रत्यय होगा तो क्या होगा, अंत में आएगा। कोई भी धातु हो सकती है और यहाँ पर कोई भी शब्द भी हो सकता है। किसी शब्द या धातु के प्रारंभ में आने वाला शब्दांश क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। अंत में आने वाला शब्दांश क्या कहलाता है, वो प्रत्यय कहलाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आप आंसर क्या दे रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ पर है, आंसर आप लोग दे रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। बहुत ही सही है। कहाँ पर आता है, पहले आता है। उपसर्ग के धातु, जो उपसर्ग होता है धातु के प्रारंभ में आता है। 3 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है। देखिए नहीं है पूछा है, नहीं है को बहुत अच्छे से क्लियर करना है कि नहीं है पूछा है। क्या पूछा है, नहीं है पूछा है। तो नहीं बताना आपको, 3 इसमें सही होंगे, 1 इसमें नहीं वाला होगा। ठीक है, देखेंगे आप लोग कि विहार, विटप, विदेश, और यहाँ पर क्या होगा, वियोग। सभी में वी है। और ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है, आप बताना। ये देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बताना थोड़ा सा अच्छा लगेगा जब आप लोग बताएंगे आप लोग। इसमें क्या हो जाएगा, विहार, विटप, विदेश या वियोग। बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या आ रहा, हम देख लेते हैं। बी आ रहा है, बिटप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिटप। बिटप मीन्स क्या होता है, वृक्ष या फिर पेड़ जिसे हम लोग कहते हैं। बिटप मीन्स होता है वृक्ष। और यहाँ पर ये खुद ही एक शब्द है विटप, तो इसमें कहाँ से यहाँ पर उपसर्ग लग सकता है, इसमें लग ही नहीं सकता। देखिए वी में उपसर्ग लगा हुआ है, वी हार। देखिए हार में वी लग गया तो क्या बन गया, विहार बन गया। देश में वी लग गया तो क्या बन गया, विदेश हो गया। और योग में वी लग गया तो क्या बन गया, वियोग हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर टप कोई शब्द ही नहीं होता है जो वी लगेगा। यहाँ पर आप ये मत समझना टप होता तो है, तो यहाँ पर आप विटप, विटप मीन्स होता है वृक्ष या फिर पेड़ होता है। ठीक है, तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा बी। आदि में जुड़ने वाले, आदि का मतलब होता है प्रारंभ में। देखिए ये है क्वेश्चन वही, लेकिन घुमा कर पूछ दिया गया। यहाँ पर आदि में जोड़ने वाले तथा अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्दांश को कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आदि का मतलब होता है प्रारंभ में जोड़ने वाले तथा उसके अर्थ में परिवर्तन ला देने वाले शब्द को, शब्दांश को क्या कहते हैं। तो आप बताएंगे परसर्ग, प्रत्यय और या विसर्ग या फिर उपसर्ग। क्या कहते हैं, बताएंगे आप लोग कि क्या कहेंगे।
5 का आपको आंसर देना है। देखिए यहाँ पर आंचल जी कह रही हैं 5 के डी को लॉक कर दिया जाए, तो हम यहाँ पर डी को लॉक कर देते हैं। मल्लिक खान जी भी बोल रहे हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपसर्ग। आदि मतलब प्रारंभ में जुड़ता है, किसी शब्द या धातु के प्रारंभ में जुड़ता है और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसे हम क्या कहते हैं, जैसे कि उसे हम कहते हैं उपसर्ग। जैसे कि हार, हार मीन्स एक गले का हार भी होता है, हार मीन्स हार मानना वाला भी हार होता है। और इसी में हमने यहाँ पर कह दिया भी उपसर्ग जोड़ दिया तो बिहार, बिहार मीन्स होता है भ्रमण करना, घूमना फिरना। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से बहुत ऐसे शब्द होते हैं जैसे ही उपसर्ग लगता है तो उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि संस्कृतम शब्द में निम्नांकित में से कौन सा उपसर्ग है। यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा उपसर्ग है। आपको उस उपसर्ग पता होना चाहिए। 22 उपसर्ग हैं, 22 के 22 उपसर्ग आपको पता होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर कर पाओगे। सम, सम या स या सप, बताइए कौन सा इसमें उपसर्ग है। आप बताएंगे कि इसमें उपसर्ग कौन सा है। सुभी जी कह रही हैं कि 6 के बी को लॉक कर दिया जाए। चलो भाई हम लॉक कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बी वाला, बिल्कुल। यहाँ पर आप देखेंगे प्रापरा, देखिए यहाँ पर प्रापरा, देखिए प्रापरा अपिसम, यहाँ पर आएगा अपिसम, ये आया ना सम, तो यहाँ पर प्रापरा अपिसम अनु अव, देखेंगे अनु अव, ठीक है, निस, और क्या हो जाएगा निर, ये उपसर्ग हैं। दुस, दुर, वि, आंग, ये उपसर्ग हैं। ठीक है, आंग, नि, सु, उत, उप, अभि, अपि, अति, अभि, अपि, अति, अधि, और क्या हो जाएगा प्रति, और क्या हो जाएगा परि। ये 22 के 22 पूरे उपसर्ग है। यहाँ पर आपको ये क्या देखने को मिला, देखिए यहाँ तीनों में से ये 3 जो नहीं है वो कहीं इसमें आए, नहीं आए, इसलिए कौन वाला सही हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बी वाला, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सही, आप लोगों ने बहुत ही शानदार उत्तर दिया। इसमें देखेंगे संप्रति, संप्रति वायु प्रदूषणस्य दूरीकरणाय नगरे उद्यानम आवश्यकम वाक्य में अव्यय पद है। ये इसमें बताया गया कि आजकल, संप्रति मीन्स आजकल, वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए नगर में उद्यान की आवश्यकता है। ये सेंटेंस हमें ये बता रहा, और ये सेंटेंस क्या बता रहा है कि इसमें पूछ रहा है कि इसमें से ये जो सेंटेंस पूरा लिखा है संस्कृत में जो लिखा है, इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो अव्यय पद है, कौन सा ऐसा शब्द है जो अव्यय पद है। थोड़ा छोटा कर दें ताकि आपको पूरा दिखे। ठीक है, इतना है, जितना दिख रहा है इतना है। और यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो अव्यय पद है, तो आप बताएंगे कि इसमें कौन सा ऐसा है जो अव्यय पद है। दूरीकरणाय है, नगरे है, आवश्यकम है या संप्रति है। आप लोगों ने अव्यय पढ़े होंगे ना, तो उसमें से आप बताएंगे कि इसमें से अव्यय पद कौन सा है। 7 का डी 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 आंसर आ रहा है, सभी का डी आंसर आ रहा है, तो चलो ठीक है, हम भी कुछ का सी आया। सी कौन है भाई, राम सिंह, सी नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, डी होगा। संप्रति, संप्रति मीन्स होता है आजकल या अब। इसका और भी होता है अधुना, अधुना मीन्स क्या होता है आजकल या अब। ठीक है, तो संप्रति ये क्या है, आजकल वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए नगर में क्या करना चाहिए, उद्यान की आवश्यकता है। ये सेंटेंस बता रहा है। इसमें से इतने सारे शब्द दिए, उनमें से संप्रति हमारा क्या है, अव्यय पद है। अव्यय पद देखेंगे आप लोग। इसके बाद देखेंगे कि अव्यय पद नहीं है। आप बताएंगे आप लोग अव्यय पद कौन सा नहीं है। चिरम, गंतुम, दिशम या अपरम, इसमें से इन 4 पदों में से कौन सा पद अव्यय पद नहीं है। देखिए नहीं पूछा जा रहा, तो नहीं आपको बताना है। बताएंगे आप लोग कि चिर, देखिए चिरम आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चिर मीन्स किसका समय की बात करता है, गंतुम जाने के लिए। ठीक है, अपरम, और यहाँ पर दिशम बताएंगे कौन सा,
दिशा, जिसे हम दिशा कहेंगे, या दिस एक शब्द रखा हुआ है। बताएंगे इस चारों में से कौन सा है जो कि अव्यय पद नहीं है और सब अव्यय हैं, एक नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग बता रहे हैं बी, बी, सी, सी, डी सभी दे रहे हैं, ए, बी, सी, डी सब दे दो, कोई ना कोई हो ही जाएगा। तो यहाँ पर जो होगा ये दिसम अव्यय पद नहीं है। चिरम, देखिए चिरम अव्यय पद है। गंतुम, गम धातु में तुमुन प्रत्यय लग गया तो गंतुम बन गया, अव्यय पद बना देता है। ये देखिए अपरम अव्यय पद है लेकिन दिसम अव्यय पद नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 8 का सी राइट आंसर। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे कि मस कहा कर्णस्य पार्श्वे शब्दम करोति। यहाँ पर आप देखेंगे मस्का मीन्स होता है मच्छर। मस्का मीन्स क्या होता है? मच्छर होता है। कर्णस्य मतलब हमारे कान के पास, पार्श्व मीन्स पास में, शब्द करोति मतलब शब्द करता है, वो बोलता है। जो मच्छर होता है कान के पास, आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा ना, मच्छर आएगा वो आपके कान के पास ही बोलेगा आके। तो यहाँ पर मस्का कर्ण के पास में, कान के पास में ही शब्द करता है। वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? तो यहाँ पर देखेंगे शब्दम पार्श्वे कर्णस्य मस्का। तो यहाँ पर आपने देखा कि 4 शब्द दिए, इसमें से कौन सा पद ऐसा है जो अव्यय शब्द है, अव्यय पद बनाता है? बताएंगे आप लोग। इसमें से 9 का बी, बी, बी। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। जिसने भी दिया है 9 का बी, सभी मोस्टली सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है 9 का बी। पार्श्व मीन्स पास में, कान के पास में आके वो शब्द करता है मतलब बोलता है। तो शब्द देखिए खुद ही एक कैसा है, ये अव्यय पद हो ही नहीं सकता, अव्यय पद हो ही नहीं सकता। मस्का खुद ही इसका अर्थ पता चला है, मस्का मीन्स होता क्या है? मच्छर। तो यहाँ पर इसमें से राइट आंसर 9 का बी। आप लोगों ने बहुत ही शानदार उत्तर दे रहे हैं, आप लोग बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्यय है? देखिए अव्यय ज्यादा आ रहे हैं ना, अव्यय उपसर्ग, अव्यय उपसर्ग। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्यय है? राम, लता, कथा या फिर यथा या फिर गुरु। आप बताएंगे कि इसमें अव्यय पद कौन होता है? अव्यय पद होता कौन है? जिसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है वो अव्यय पद होता है। न उसमें विभक्ति का से परिवर्तन, न वचन से, न ही उसमें किसी लिंग से परिवर्तित हो सकता है। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि राम, देखिए राम के रूप चलते हैं कि नहीं? रामा, देखिए रामा रामम रामेण, तो ये रूप चलते हैं। लता, लता के रूप भी चलते हैं कि नहीं? लता, लताम, लत्या। तो यहाँ पर आप देखेंगे यथा या गुरु, गुरु के भी रूप चलते हैं। आपने देखा राम के रूप चलते, लता के रूप चलते, और किसके रूप नहीं चलते हैं? तो यहाँ पर आपने भी सही आंसर दिया है। यहाँ चल जी कह रही हैं कि 10 का सी लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल लॉक कर देते हैं हम। यहाँ पर यथा हो जाएगा। यथा मीन्स होता है जैसे, और ये कैसा पद है? ये एक अव्यय पद है। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर। इसके बाद हम लोग चलते हैं सर्वनाम शब्द नहीं है। नहीं है की बात की जा रही, यहाँ पर नहीं है आपको बताना है। क्या बताना है? नहीं है बताना है। देखिए नहीं बताना है। अपि सर्वनाम शब्द नहीं, अब यहाँ पर सर्वनाम शब्द नहीं बताना है। तो अपि, यूयम, तो, तस्मै बताएंगे सर्वनाम शब्द नहीं है। 3 इसमें सर्वनाम शब्द हैं और 1 इसमें सर्वनाम शब्द नहीं है। आप बताएंगे क्या होगा? 11 का ए। अच्छा, सभी का ए राइट आंसर। तो यहाँ पर ये शिवम जी कह रहे हैं लॉक कर दिया जाए ए को। ठीक है भाई, लॉक कर देते हैं ए को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपि। अपि एक अव्यय शब्द है। क्या है? अपि मीन्स होता है भी, और ये कैसा है? अव्यय शब्द है। तो ये भी जान लो कि अपि मीन्स होता है भी और ये अव्यय पद है। यहाँ पर हम लोग जाते हैं युष्मत के रूप में जाते हैं। तो हम लोग युष्मत का रूप जब पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? त्वम, यहाँ पर देखेंगे त्वम, युवाम और यूयम, युवाम, और यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? यूयम, ऐसे पढ़ते हैं ना। तो ये देखिए प्रथमा का बहुवचन हो गया। यहाँ पर सा, तो, ते, यहाँ पर सर्वनाम में जाते हैं सा, तो और ते, इस तरीके से जाते हैं कि नहीं? और चतुर्थी में जाते हैं, जब हम तद के रूप में चतुर्थी में जाते हैं तो तस्मय बनता है। पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में तस्मय बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो शब्द सर्वनाम शब्द रूप हैं, लेकिन यहाँ पर अपि हमारा सर्वनाम शब्द रूप नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। अव्यय शब्द समूह है। अव्यय शब्द जो समूह होगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे समूह शब्द हैं। इनका कौन सा समूह है जिसमें अव्यय ही होंगे? यहाँ पर देखिए सा, ते, यूयम, ये देखिए सा स्त्रीलिंग का सा है, ते, यूयम ये तो सर्वनाम हो गया। अत्र, तत्र, तस्य, यह सर्वतः, अधुना, उपरि, नमः, सहे, ज्येष्ठा। आप बताएंगे इसमें से राइट आंसर क्या होगा? 12 का बताना है।
बताएंगे आप लोग कि 12 का क्या राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर शिवम जी कह रहे हैं कि बी को लॉक कर दिया जाए, बी को लॉक कर दिया जाए। और नंबर भी डाल दिया करो आप लोग, किसका आप बता रहे हैं कि बी को हम किसे लॉक कर दें, 11 12 किसको हम लॉक करें। देखिए यहाँ पर नीलम जी ये कह रहे हैं कि सी को लॉक कर दिया जाए। चलो ठीक है, इनका राइट आंसर देखिए मोस्टली सभी लोग बता रहे हैं कि सी सी सी। यहाँ देखिए सर्वता मीन्स सभी, अधुना मीन्स अब, ऊपर मीन्स ऊपर, ये सभी के सभी तीनों के तीनों कैसे हैं, अव्यय पद हैं। कैसे हैं, सभी के सभी अव्यय पद हैं। और ये सब यहाँ पर कहीं पर ये अव्यय मिल भी रहा, देखिए तस्य अव्यय, ये दोनों अव्यय हैं लेकिन ये तस्य अव्यय नहीं है, ये तो पूरे के पूरे सर्वनाम है। यहाँ पर शब्द दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर से तो अव्यय दिख रहा है लेकिन ये नमा और ये ज्येष्ठ ये क्या दिख रहे हैं, ये तो शब्द दिख रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। चिरात शब्द द्योतक है। चिरात शब्द, जो चिरात है ना, चिरात शब्द किसका द्योतक है। तो यहाँ बताएंगे दूरी का, समय का, ऊंचाई का, चिरंजीवी का। आप बताएंगे ये किससे संबंधित है, दूरी से संबंधित, समय से, ऊंचाई से, और या फिर ये इसका अर्थ क्या होता है कि चिरंजीवी का। कहते हैं ना चिरंजीव भव, चिरंजीव भव का मतलब क्या होता है, दीर्घ आयु भव। ठीक है, लंबे समय तक आप जियो। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग क्या हो जाएगा, जल्दी से हिंट्स मैंने दे दी। 13 का, देखिए गोल्डी जी जल्दी से बताइए आप सभी लोग, 13 का क्या आ रहा है, डी डी डी। अरे भाई ये डी डी नहीं होगा, यहीं पर देखिए गलती हो गई आपसे, समय का होता है। चिरात मीन्स होता है समय। देखिए यहाँ पर समय से संबंधित है, चिर मीन्स समय, समय की बात बताता है। चिरंजीव, अब हमने चिरात चिरंजीवी थोड़ी ना हो जाएगा, चिरात ये बता रहा है, इसका अर्थ होता क्या है, दूरी से संबंधित है, ऊंचाई से या समय से। तो ये चिरंजीव से संबंधित, चिरात से संबंधित क्या है, दूरी, दूरी का नहीं है, समय से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर 13 का कौन सा हो जाएगा, अब सभी का बी आने लगा है, 13 का बी। चलो ठीक है, जिसने बी किया उसका बिल्कुल सही। अपने एक चीज और है, अपने नंबर काउंट करते रहना, लास्ट में आपको अपने नंबर बताने हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग चलते हैं, अद्य अहम पाठम न पठिष्यामि, वाक्य में अव्यय पद है। अब यहाँ पर ये वाक्य दिया गया है कि आज मुझे पाठ नहीं, आज मैं पाठ नहीं पढ़ूंगा। ये अर्थ बता रहा है, अद्य अहम पाठम न पठिष्यामि, वाक्य में अव्यय पद है, आज मैं पाठ नहीं पढ़ूंगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें अव्यय पद कौन सा, अद्य अहम पाठम पठिष्यामि। जल्दी से आप लोग बताएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा। अव्यय पद आप लोगों को बताना है, कौन सा अव्यय पद होगा। यहाँ पर सभी का आंसर क्या आ रहा है, सभी का आंसर आ रहा है कार्तिक, यहाँ पर सभी का आंसर ए आ रहा है, बिल्कुल सही। अद्य मीन्स क्या होता है, आज। अद्य मीन्स क्या होता है, आज। और आज ये अद्य जो शब्द है ये अव्यय पद है। अहम देखिए सर्वनाम है, पाठम शब्द है, देखिए यहाँ धातु है, और पठिष्यामि भी, यहाँ पाठम तो शब्द है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पठिष्यामि ये धातु हो जाएगी। अब यहाँ पर जो शब्द होगा, जो अव्यय पद होगा वो होगा अद्य। 14 का ए राइट आंसर। आगे चलते हैं हम लोग, अव्यय शब्द है। यहाँ पर आप देखेंगे अव्यय शब्द है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा पद यहाँ पर अव्यय है। सर्वदा, नदी, अहम, सा, अव्यय पद कौन सा है। अभी देखिए इससे संबंधित एक क्वेश्चन यहाँ से निकल चुका है, आपको थोड़ी नकल भी करनी आनी चाहिए ना, कि एक से हमें सीख लेनी चाहिए कि अगर वहाँ ऐसा था तो ये भी तो ऐसा है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि 15 का क्या हो जाएगा, मेरा ऐप्स नहीं चल रहा है गाइडेंस का। अच्छा शिवम मौर्य जी, चलो देखिए आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलिए आप लोग। सभी ने आंसर बिल्कुल सही आंसर दिया है, क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही राइट आंसर। सर्वदा, सर्वदा मीन्स होता है सदैव। नदी हमारा देखिए शब्द रूप चलते हैं तो ये अव्यय है। अहम देखिए यहाँ पर ये ये सर्वनाम शब्द रूप है, और सा भी सर्वनाम है, तो ये दोनों सर्वनाम, ये हमारे संज्ञा शब्द है। तो ये इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्वदा ये अव्यय पद है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, यहाँ पर आप बताएंगे उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, बताइए।
यहाँ पर उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? प्रादया उपसर्गः क्रिया योगे या उपसर्गाच या उपसर्गाद्रति धातु या फिर उपसर्गस्य। बताइए कौन सा यहाँ पर हो सकता है? ये आपके लिए थोड़ा सा कठिन है, कोई बात नहीं, अगर कठिन आपको मिल रहा है इसका मतलब आपको कुछ प्राप्त हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप बताएंगे 16 के क्या हो जाएगा, देखते हैं आप क्या बता रहे हैं। 16 का ए, सभी का आंसर भी ए आ रहा, कठिन अठिन कुछ नहीं है, आपको सब आता है, ठीक है। तो 16 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्रादयः उपसर्गः क्रिया योगे, ये वाला इसका विधायक उपसर्ग संज्ञा करने वाला ये सूत्र है, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 का ए। आगे चलते हैं, उपसर्ग शब्द में धातु प्रत्यय है, यहाँ पर आप बताएंगे धातु प्रत्यय। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर उपसर्ग शब्द में धातु प्रत्यय है उप प्लस घ्या, उपसर्ज प्लस घ्या या उपसर्ग या फिर उपस गा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग बताएंगे इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं आपका क्या आ रहा है, बी वाला आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है कि यहाँ पर 17 का बी राइट आंसर हो जाएगा। उपसर्ग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उप उपसर्ग है। कौन सी धातु है? सृज धातु है। कौन सा प्रत्यय है? तो घ्या प्रत्यय। घा प्रत्यय कहाँ पर प्रयोग होता है? जहाँ पर भाववाचक संज्ञा बनती है और पुल्लिंग शब्द में ही घ्या प्रत्यय का प्रयोग होता है। अगर हम यहाँ पर विसर्ग रख दें तो यहाँ क्या बन जाएगा? उपसर्ग। तुरंत आप पहचान ले जाएंगे कि यहाँ पर अगर हम ये पूछें कि उपसर्ग शब्द किस लिंग का शब्द है, तो वहां पर पुल्लिंग का शब्द हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द में ही ज्ञा प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर 17 का बी राइट आंसर हो गया। इसके बाद उपसर्ग संज्ञा किसकी होती है? आप बताएंगे कि उपसर्ग संज्ञा किसकी होती है? प्राद की, सुप की, तिंग की, हल की। बताएंगे आप लोग कि 18 का क्वेश्चन क्या होगा? उपसर्ग संज्ञा किसकी होती है? यहाँ पर आपका भी हम देखते चल रहे हैं। देखिए नाम नहीं ले पाएंगे लेकिन हम देख लेते हैं कि सही आंसर आ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर आप लोग दे रहे हैं। इसका अभिष्ट उत्तर क्या होगा? 18 का प्राद की उपसंज्ञा उपसर्ग होती है। देखिए हमने वहाँ पर समास आप लोगों ने पढ़ा था ना, क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास में प्राद या गति तत्पुरुष समास आता था, तो उसमें कु आ जाए, वी आ जाए किसी भी शब्द में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए प्रा आ जाए, तो ऐसे उपसर्ग युक्त जो भी शब्द होते हैं तो वो किस में चले जाते हैं? प्राद या गति तत्पुरुष समास के अंतर्गत। और उपसर्ग संज्ञा किसकी होती है? तो प्राद की होती है, ना तो सुप की होगी, ना तिंग की, ना हल की, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का ए राइट आंसर। किस समास के पद समास होने के बाद अव्यय हो जाते हैं? ठीक, सही क्वेश्चन, बिल्कुल बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आप बताएंगे ऐसा कौन सा समास है जिसके समास होने के बाद वो संपूर्ण जो पद बनता है वो अव्यय हो जाता है? बताएंगे आप लोग तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या अव्ययीभाव समास। राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा? हम आपका देख रहे हैं, आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि क्या राइट आंसर क्या आ रहा है? अव्ययीभाव समास। देखिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए ऐसा कौन सा समास है जो सामासिक पद उसका नपुंसक लिंग एक वचन में होता है, तो अव्ययीभाव समास होता है कि उसका जो पद बनता है वो बन के पूरा कंप्लीट हो जाता है, मतलब सामासिक पद होता है। तो किस में होता है? नपुंसक लिंग एक वचन में होता है, वो होता है अव्ययीभाव समास। आगे चलते हैं हम लोग। जो शब्द तीनों लिंगों, सभी विभक्तियों तथा तीनों वचनों में समान रहते हैं। देखो समझ लो, देख लो। देखिए यहाँ पर जो शब्द तीनों लिंगों, सभी विभक्तियों तथा तीनों वचनों में समान रहते हैं क्या कहलाते हैं? बताइए क्या कहलाते हैं? यहाँ पर आपको बताना है। देखिए अव्यय, उपसर्ग, कारक या विभक्ति, बताएंगे आप लोग कि क्या कहलाते हैं। यहाँ पर 20 का आंसर आ रहा है ए, बिल्कुल सही। अव्यय होते हैं जो ऐसे शब्द होते हैं जो तीनों लिंगों, विभक्तियों और तीनों वचनों में परिवर्तित नहीं होते हैं, ज्यों के त्यों बने रहते हैं, वो अव्यय पद होते हैं, ठीक है। और ये लग जाता तो अर्थ ही परिवर्तित हो जाता। कारक या विभक्ति कुछ भी होता है, अर्थ परिवर्तन होता है, लेकिन इसमें वैसे ही शब्द बने रहते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। किस वाच्य में कर्म का अभाव होता है? देखिए यहाँ पर वाच्य शुरू हो गए। किस वाच्य में कर्म का अभाव होता है? भाववाच्य, कर्मवाच्य और कर्तवाच्य, इनमें से कोई नहीं। आप देखिए वाच्य शुरू हो गए, आप स्पीड अपनी बढ़ा दीजिए। यहाँ पर क्या हो गया? भाववाच्य, कर्मवाच्य या कर्तवाच्य?
देखिए कर्म का अभाव होगा, अगर कर्म का अभाव होगा तो वाच्य कौन सा हो जाएगा, 21 का ए, बिल्कुल सही, भाववाच्य। भाववाच्य में कर्म का अभाव होता है तभी वो भाववाच्य बनेगा। और यहाँ पर देखिए कर्तवाच्य क्या होता है, कर्तवाच्य में कर्म हो या ना हो तब भी कर्तवाच्य हो जाएगा, लेकिन भाववाच्य में कर्म का अभाव ही होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 21 का ए। इसमें से आप देखेंगे कर्मवाच्य के वाक्यों में किसकी प्रधानता होती है, देखेंगे आप लोग कर्मवाच्य के वाक्यों में किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की, कर्म की, क्रिया की, कारक की। कर्मवाच्य में देखिए कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में क्रिया या भाव की प्रधानता होती है। अब मैंने आंसर भी बता दिया, आंसर क्या आ रहा है 22 का बी। तो कर्म है तो कर्म की प्रधानता होगी तभी वो कर्मवाच्य बनेगा, अगर कर्म नहीं होगा तो वो कर्मवाच्य नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 का बी राइट आंसर। आगे चलते हैं हम लोग, मया चंद्रः दृश्यते, वाच्य परिवर्तन करें। यहाँ पर देखिए आपको वाच्य परिवर्तन करना है। देखिए मया चंद्र दृश्यते, मेरे द्वारा चंद्र जो चंद्रमा है वो देखा गया, तो मेरे द्वारा देखा गया। अगर हम ये पूछें कि मया चंद्र दृश्यते ये किस वाच्य का है, अगर हम ये क्वेश्चन यहीं पर बना के ऐसे पूछ लें कि ये किस वाच्य का है, अच्छा संस्कृत सूक्ति वाले क्वेश्चन करवा दें, अच्छा ठीक है करवा देंगे, वो भी करवा देंगे। ठीक है अंजलि जी, तो यहाँ पर आपने देखा कि देखो यहाँ पर जो यहाँ पर कर्तवाच्य होता है, थोड़ा सा समझा देते हैं। कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है। जिसमें जिसकी प्रधानता होती है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो कर्तवाच्य के कर्ता में कौन सी प्रधानता होती है, कौन सा वो कर्ता में क्या कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। कर्तवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति और इसके कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। और नंबर कौन सा मिल जाता है, नंबर कौन सा हो जाएगा, ये 1 और ये 2 मतलब 12 नंबर कर्तवाच्य के हो गए। और फिर यहाँ पर देखिए कर्मवाच्य की बात करते हैं। कर्मवाच्य के कर्ता में क्या होता है, कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति, कौन सी विभक्ति, तृतीय विभक्ति होती है, यहाँ पर तृतीय लिखना है। और इसके कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, इसमें प्रथमा विभक्ति, थोड़ा समझ लो जिनको नहीं पता है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये कौन सा नंबर मिला 3, और यहाँ से कौन मिला, यहाँ पर मिला 1 नंबर, इसका मतलब इसका 31 नंबर है और इसका कौन सा नंबर है 12 नंबर। अगर हम भाववाच्य की बात करते हैं, यहाँ पर भाववाच्य के कर्ता में, यहाँ पर देखिए भाववाच्य में कर्म होते ही नहीं है, कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है और कर्म का अभाव होता है। ठीक है, तो कर्ता हमेशा कर्तवाच्य में कर्ता हमेशा कर्ता के क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार होती है और कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा कर्म के अनुसार होती है। भाववाच्य में क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की होती है क्योंकि इसमें कर्म होता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताएंगे इसमें मया में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया, तीसरी। यहाँ पर कौन है, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति, कितना नंबर मिला 31 नंबर। 31 नंबर है किसका, कर्मवाच्य का, तो ये कर्मवाच्य का वाच्य हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको हमें किस में परिवर्तित करना होगा, क्योंकि ये किस में परिवर्तित हो सकता है, ये परिवर्तित हो सकता है किस में, कर्तवाच्य में, किस में परिवर्तित नहीं हो सकता है, अब ये भाववाच्य में नहीं परिवर्तित होगा। ठीक है, कर्तवाच्य में। अब कर्तवाच्य में जो हमारा साधारण सेंटेंस बनता है, अनुवाद बनता है, वो हमारा कर्तवाच्य में होता है। अब यहाँ पर कर्तवाच्य में क्या चाहिए, यहाँ इसके कर्ता में प्रथमा विभक्ति होनी चाहिए और मया का प्रथमा का एक वचन क्या हो जाएगा बताइए, प्रथमा का एक वचन क्या हो जाएगा, अहम। अहम 2 जगह है, 3 जगह है अहम अहम। अब इसके बाद आप देखेंगे चंद्रा में क्या बन जाएगा, इसमें प्रथमा, इसमें क्या होना चाहिए, प्रथमा विभक्ति होनी चाहिए, तो चंद्रम हो जाएगा। ठीक है, नहीं प्रथमा होना चाहिए, प्रथमा नहीं, उसमें कितना होना चाहिए, द्वितीय विभक्ति, तो क्या बनना चाहिए, चंद्रम बनना चाहिए। और क्या होना चाहिए, इसमें देखिए क्रिया कैसी होनी चाहिए, जैसा हमारा कर्ता वैसी हमारी क्रिया। कर्ता हमारा उत्तम पुरुष एक वचन का, तो क्रिया भी हमारी उत्तम पुरुष एक वचन की होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए। अब मैंने इतना सब समझा दिया, अब इसमें आपको बताना है, बताइए आप लोग क्या बनेगा। देखिए अहम चंद्रम दृश्यते, अहम चंद्र पश्यामि, या मया चंद्रम पश्यामि, या फिर नहीं पश्यति, या अहम चंद्रम पश्यामि, तो क्या बनेगा अहम चंद्रम पश्यामि। देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, अहम चंद्रम पश्यामि, तो यहाँ हो जाएगा 23 का डी।
23 का क्या बनेगा? डी। आप लोगों का भी बिल्कुल सही आंसर आ रहा, 23 का डी राइट आंसर आ रहा। आगे चलते हैं हम लोग। कर्मवाचक का वाक्य है, लिंक को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि आपके जितने भी मित्र हैं वहां तक ये वीडियो पहुंच सके, वहां पर भी उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कर्मवाचक का वाक्य है, वयम नगरम गच्छामा या अस्माभि बालका दृश्यते, वयम बालकम पश्यामः, ईश्वरेण भूयते। आप बताएंगे कि इसमें कर्मवाचक का वाक्य है। कर्मवाचक का कर्मवाच्य में क्या लगता है? उसके कर्ता में तृतीया विभक्ति। उसके कर्ता में देखिए कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्मवाच्य, ये देखेंगे कर्मवाच्य के जो हमारा कर्ता होता है, कर्ता, और ये हो गया कर्म। कर्ता में कौन सी विभक्ति? तृतीया, और कर्म में प्रथमा विभक्ति। देखिए तृतीया विभक्ति किसी में लगी है कि नहीं? देखिए वयम, अहम, आवाम, वयम, तो ये तो प्रथमा विभक्ति है। यहाँ पर देखिए अस्माभि, यहाँ पर तो हमें दिख रही है कि तृतीया विभक्ति लगी है, वयम, या फिर यहाँ पर ईश्वरेण, इसमें भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ईश्वरेण भूयते, ईश्वर के द्वारा, ईश्वरीय। बताएंगे आप लोग यहाँ पर क्या बनेगा? अस्माभि बालका दृश्यते, क्या बनेगा? अस्मा। बी आंसर। आंसर क्या आ रहा है? बिल्कुल सही आ रहा है, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा? बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा कि अस्माभि बाल, नहीं ये नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो सही है, यही होगा, अस्माभि बाल का दृश्यते। तो यहाँ पर देखिए बाल को, अस्माभि बाल का दृश्यते, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यही वाला राइट आंसर हो जाएगा, 24 का बी राइट आंसर। आगे चलते हैं हम लोग। तया विद्यालय गम्यते किस वाच्य का कथन है? तया बालिका गम्यते किस वाच्य का ये कथन है? देखिए कर्मवाचक का, कर्तवाचक का, भाववाचक का, इसमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे तया विद्यालय गम्यते किस वाच्य का कथन है? यहाँ पर आपको बताना है कर्मवाच्य। देखिए यहाँ पर आप बताएंगे कि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, और भाववाच्य में भाव का कर्म का अभाव होता है, और कर्तवाच्य में देखिए कर्म हो भी सकता है और कर्म नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसकी क्रिया कर्ता हमेशा प्रथम पुरुष का ही होगा। प्रथम पुरुष की बात नहीं, कर्ता हमेशा कैसा होगा? प्रथमा विभक्ति का होगा कर्ता हमेशा। और यहाँ पर कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति। और कर्म भी दिख रहा, कौन सा हो जाएगा? कर्मवाचक का हो जाएगा। किसका होगा? कर्मवाचक का होगा। 25 का बी राइट आंसर। इसमें देखिए मयूर है, नृत्यते का वाच्य परिवर्तन करें, तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग मयूर है। इसमें आप बताएंगे ये कौन सा, ये है कैसा, ये किस वाच्य का है? बताएंगे आप लोग किस वाच्य का है? देखिए इसके कर्ता में इसके कर्ता में तृतीया विभक्ति है, और इसमें कर्म नहीं है, तो ये किस वाच्य का हो जाएगा? ये भाववाच्य का हो जाएगा। अब परिवर्तित किस में करना है? ये भाववाच्य का है, लेकिन परिवर्तित किस में करना है? तो परिवर्तित ये हो सकता है कर्तवाच्य में। कर्तवाच्य में परिवर्तित होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? ये तृतीया का बहुवचन है, तो इसके प्रथमा का बहुवचन बनेगा। प्रथमा का बहुवचन कैसे बनेगा? मयूरा। और क्या हो जाएगा? नृत्यंती। यहाँ पर देखिए मयूरा नृत्यंती, तो मयूर जो हैं वो क्या करते हैं? नाचते हैं। बहुत से मयूर हैं वो नाच रहे हैं, मयूरों के, मोर के द्वारा नाचा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 26 का बी राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं, यदि कर्ता तृतीया विभक्ति में हो तो कौन सा वाच्य नहीं होगा? अगर कर्ता तृतीया विभक्ति में हो तो कौन सा वाच्य नहीं होगा? आप बताएंगे। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आप लोग इनमें से क्या होगा? राइट आंसर आप लोग बताएंगे कि इनमें से क्या होगा? कि कर्तवाच्य होगा, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। कर्तवाच्य, कर्ता अगर तृतीया विभक्ति में होगा, आप इधर देख लो, जो कर्तवाच्य होता है कर्तवाच्य, और यहाँ पर कर्मवाच्य, ठीक है, और ये होता है भाववाच्य।
इसमें देखेंगे आप लोग जो कर्ता होगा वो तृतीय विभक्ति का होगा। इस कर्मवाच्य में इसका कर्ता तृतीय विभक्ति नहीं, प्रथमा विभक्ति का, और इसमें तृतीय विभक्ति का, और इसमें किसका होगा, इसमें भी तृतीय विभक्ति का होगा। इसका कर्ता प्रथम कर्तवाच्य का कर्ता जो होता है वो प्रथमा विभक्ति का होता है, और इन दोनों का तृतीय विभक्ति का होता है कर्ता। तो इसमें से पूछा गया है कि कर्ता तृतीय विभक्ति में हो तो कौन सा वाच्य नहीं होगा। देखिए भाववाच्य भी होगा, कर्मवाच्य भी होगा, कर्तवाच्य नहीं होगा, क्योंकि कर्तवाच्य का कर्ता हमेशा किस में होता है, प्रथमा विभक्ति में ही होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27 का ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे आप लोग कर्मवाच्य की क्रिया नहीं है, कर्मवाच्य की क्रिया नहीं है, भूतिये। कर्मवाच्य की क्रिया कौन सी नहीं है, भूतिये, गम्यते, पठ्यते, क्रीडति। देखिए क्रीडति जो है ये किस वाच्य की हो जाएगी, ये हमारी कर्तवाच्य की हो जाएगी, मतलब कर्तवाच्य की हो जाएगी। देखिए इसमें यते 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 लगा हुआ है ना, ये कर्मवाच्य की भी होगी, ये देखिए कर्मवाच्य की होगी, और यहाँ पर किसकी और किसकी हो जाएगी, भाववाच्य की भी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर किसकी नहीं होगी, कर्तवाच्य की नहीं होगी। कर्तवाच्य में देखिए साधारण सा वाक्य होता है, तो यहाँ पर क्रीडत मीन्स खेलना होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 28 का राइट आंसर हो जाएगा डी। सभी का राइट आंसर डी भी आ रहा है। आगे चलते हैं हम लोग, शुद्ध वाक्य चुनिए। देखेंगे आप लोग, शुद्ध वाक्य चुनिए। सा किम पठता, अब यहाँ पठता देखिए, स्तो किम कुर्वन्ति। देखिए यहाँ पर बालिका कुत्र गच्छसि, सा विद्यालयम गच्छन्ति। अब यहाँ पर देखिए जैसा हमारा कर्ता होता है वैसी ही हमारी क्रिया होती है। जिस पुरुष का कर्ता उसी पुरुष की क्रिया। जैसे कि हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया, मध्यम पुरुष का कर्ता तो मध्यम पुरुष की क्रिया, उत्तम पुरुष का कर्ता तो उत्तम पुरुष की क्रिया होगी। अगर एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की, कर्ता हमारा द्विवचन का तो क्रिया भी द्विवचन की, कर्ता हमारा बहुवचन का तो क्रिया भी हमारी बहुवचन की हो जाएगी। ये वाक्य से संबंधित है, शुद्ध वाक्य। इसमें आप बताएंगे कि कौन सा इसमें से शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो मल्लिक खान जी और भी जितने लोग हैं सभी ने बताया, 29 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया ता का मतलब क्या है, वे सब। देखिए सा तो ता, यहाँ पर देखिए स्त्रीलिंग की बात हो रही, सा ते अता, यहाँ पर इसकी बात की जा रही, सा तेता। यहाँ पर देखेंगे कि विद्यालयम गच्छन्ति, जैसा हमारा कर्ता वैसी हमारी क्रिया। कर्ता हमारा प्रथम पुरुष और बहुवचन की क्रिया, कर्ता जो है हमारा प्रथम पुरुष बहुवचन की है का है, तो क्रिया भी हमारी प्रथम पुरुष बहुवचन की होगी। देखिए यहाँ पर गच्छति गच्छता गच्छन्ति, यहाँ पर देखिए बहुवचन की बात हो रही है ना, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, तो यहाँ पर क्रिया भी हमारी बहुवचन की हो गई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला। यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, इसको काट कर यहाँ पर पठती हो जाएगा, तब ये सही बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए तो सा तो यहाँ पर कुर्वन्ति नहीं होगा, यहाँ कुर्वतः हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुर्वतः हो जाएगा, तब ये सही होता, कुर्वतः, इस तरीके से तब ये सही होता ना, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर बालिका कुत्र गच्छति, यहाँ पर क्या होना चाहिए, गच्छति होना चाहिए, तब यहाँ पर सही होता। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो गया, यहाँ पर 29 का डी वाला राइट आंसर। इसके बाद हम लोग चलते हैं, संस्कृत व्याकरण के अनुसार कौन सा रूप शुद्ध है। यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा, यहाँ पर लिखा नहीं, हम लिख देते हैं, कौन सा रूप शुद्ध है। उपरोक्त, उपरयुक्त या उपरोक्त या उपरोक्त, बताइए कौन सा इसमें सही शब्द होगा, सही शब्द बताइएगा। सही शब्द यहाँ पर क्या होगा, बी बी बी, सभी बोल रहे हैं बी, तो यहाँ पर आप बताएंगे क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, उपरयुक्त। 30 का बी राइट आंसर। यहाँ पर देखिए शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। विप्रम गाम ददाति, विप्रस्य गाम ददाति, विप्राय गाम ददाति, विप्रे गाम ददाति। देखिए ब्राह्मण को, देखिए ब्राह्मण के लिए गाय देता है, ब्राह्मण के लिए गाय देता है या ब्राह्मण को गाय देता है। जब देने की बात आती है तो जिसको जो चीज़ दी जाती है उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अच्छा हम लोग जानते हैं
कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, और के लिए आया ना, जब संप्रदान, सम मीन्स क्या होता है, सम्यक रूप से, और प्रदान मीन्स दी जाए, सम्यक रूप से। देखिए दो दो उपसर्ग लगे हैं, सम मीन्स सम्यक रूप से, प्रदान अच्छी चीज कोई दी जाए या कोई भी चीज दी जाए, तो उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, बताएंगे आप लोग। सी, देखिए सभी का आंसर आ रहा है, कौन सा आंसर, चतुर्थी विभक्ति लगती है, बिल्कुल सही आपने बताया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी वाला राइट आंसर। देखिए यहाँ पर विप्र में विप्राय, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन लगा है कि नहीं, बालकाय, रामाय, कृष्णाय, मोहनाय, उसी तरीके से यहाँ पर हो जाए विप्राय। विप्र मतलब जो ब्राह्मण होता है ना, ब्राह्मण को जो क्या गाय दान दी जा रही है, तो इसलिए देने के दी जा रही है, इसलिए इसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी। जिसको जो चीज दान में दी जाती है, जिसको दी जाती है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर 31 का हो जाएगा सी। इसके बाद हम लोग चलते हैं, वयम हसामा का वाच्य परिवर्तन होगा। वयम हसामा का वाच्य परिवर्तन होगा। यहाँ पर देखिए वयम, वयम में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया, अहम, आवाम, वयम। देखिए यहाँ पर अहम, आवाम और क्या हो जाएगा, वयम, यही तो लगा है ना। तो यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया, प्रथमा का बहुवचन है, और यहाँ पर जैसा हमारा कर्ता वैसी हमारी क्रिया, कर्ता हमारा उत्तम पुरुष का, तो क्रिया भी हमारी उत्तम पुरुष बहुवचन की है। अब यहाँ पर वाच्य परिवर्तन किस में हो सकता है, मैं यहाँ पर बताइए, कर्मवाच्य में या भाववाच्य में। इसका परिवर्तन जब कर्म अगर यहाँ पर रखा होता है तो कर्मवाच्य में हो जाता है, अब ये किस में सिर्फ होगा, भाववाच्य में। अब यहाँ पर बताएंगे कि क्या बनेगा, भाववाच्य में जो कर्ता होता है, भाववाच्य का जो कर्ता होता है किस विभक्ति का होता है, तृतीया विभक्ति का होता है। तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति किसमें किसमें दिख रही है, वयम हसितम, अस्माभि हसितम, या अस्माभि हस्यते, या वयम हस्यते। तो बताएंगे आप लोग इसमें कौन वाला राइट आंसर हो जाएगा, सभी बताएंगे। अमित मिश्रा जी ने कहा कि सी को लॉक कर दिया जाए, नेहा सिंह भी कह रही हैं सी को लॉक कर दिया जाए। तो यहाँ पर चलो हम सी को लॉक कर देते हैं, अस्माभि हस्यते। देखिए जब हम वाच्य परिवर्तन करते हैं, कर्मवाच्य भाववाच्य जब हम बनाते हैं, भाववाच्य में हमेशा जो क्रिया होती है कैसी हो, आत्मनेपदी जैसी होती है, ठीक है। आत्मनेपदी की नहीं होती है, आत्मनेपदी जैसी बन जाती है, या होते लगा दो तो वहां पर आत्मनेपदी जैसी बन जाएगी। जैसे हम लोग लिखते हैं ना लभते, तो यहाँ पर लभते, देखिए ते पीछे दिखा ना। और कोई भी मेन धातु होती है, जैसे हस धातु है, हस धातु, हस धातु में हम क्या जोड़ दें, या ते जोड़ दें, वो हमारी कैसी बन जाएगी, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया बन जाएगी, और किसकी हो जाएगी, भाववाच्य की हो जाएगी। अब इसको हम ऐसे तो नहीं लिखते हैं, हमेशा कैसे लिखते हैं, हंसते, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तृतीया का बहुवचन, क्योंकि यहाँ पर प्रथमा का बहुवचन है इसलिए यहाँ पर तृतीया का बहुवचन है, और हस धातु में या और ते लग गया, तो कौन वाला राइट आंसर हो जाएगा, 32 का सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हम लोग, किस वाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार चलती है, बताएंगे आप लोग। जैसा हमारा जैसी, अब हम इसे पूरा नहीं बोलेंगे ना तो आपको आंसर मिल जाएगा। कर्तवाच्य में, भाववाच्य में, कर्मवाच्य में, या तीनों में किस वाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है। देखिए कर्तवाच्य में कर्ता जो क्रिया होती है कर्ता के अनुसार होती है, कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है, और भाववाच्य में क्रिया होती है भाव के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है, उसी की प्रधानता होती है। तो यहाँ पर कर्म के अनुसार कौन सा होता है, कर्मवाच्य होता है, जो कर्म के अनुसार उसकी क्रिया होती है। बिल्कुल राइट आंसर आप भी बिल्कुल सही दे रहे हैं। गुड आफ्टरनून, बहुत लेट में आई सौम्या जी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 33 का सी। आगे चलते हैं, अकर्मक तथा सकर्मक का संबंध है, किससे है अकर्मक और सकर्मक का संबंध, संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, या विश्लेषण से। अकर्मक या सकर्मक क्या होती हैं, बताइए किससे संबंधित है अकर्मक सकर्मक, कैसे पता करते हो, संज्ञा से, सर्वनाम, क्रिया या विश्लेषण। तो आपका राइट आंसर क्या आ रहा है, 34 का सी, क्रिया से संबंधित होता। कहते ना सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया, कैसी क्रिया है, सकर्मक है अकर्मक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 34 का सी। यहाँ पर आप देखेंगे माता गुरुतरा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि माता गुरुतरा भूमे का हिंदी में अनुवाद होगा। तो हिंदी में अनुवाद आप देखेंगे कि इसका अर्थ क्या होगा। देखिए माता गुरुतरा भूमे का हिंदी अनुवाद होगा, माता भूमि से बड़ी होती है, माता गुरु जैसी होती है। जैसी का यहाँ पर कोई भाव नहीं आया, यहाँ पर माता और गुरु भूमि जैसे होते हैं, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताएंगे। नीलम जी सी को लॉक कर दिया जाए, यहाँ पर आप बताएंगे, बताइए आप लोग।
यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। राइट आंसर हो जाएगा कि माता भूमि से बड़ी होती है। गुरु, गुरु मीन्स होती है बड़ी। देखिए यहाँ पर गुरु, गुरु नहीं लघु और गुरु की बात हो रही है। गुरु तरह, देखिए दो की माता और गुरु के, माता और भूमि के बीच में बात हो रही ना, तो गुरु तरह, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं क्या कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, इसी तरीके से गुरु तरह लगा है ना यहाँ पर। गुरु मीन्स होता है बड़ा, बड़ी है माता, किस से? भूमि से। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं कर्मवाच्य में कर्म किस विभक्ति में होता है। तो कर्मवाच्य में कर्म किस विभक्ति में होता है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या षष्ठी विभक्ति में? बताएंगे आप लोग कि कर्मवाच्य में कर्म जो होता है किस विभक्ति में होता है। राइट आंसर क्या आ रहा है? 36 का ए। कर्मवाच्य में कर्म प्रथमा विभक्ति में होता है, बिल्कुल सही आंसर। देखिए कर्मवाच्य, ये देखिए कर्म, ये हो जाएगा कर्तवाच्य, और ये क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य, और ये क्या हो जाएगा? भाववाच्य। थोड़ा ऐसे समझ लो, ठीक है, ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करेंगे। देखिए कर्मवाच्य में जो इसके कर्ता होता है, ये 12 नंबर, इसमें क्या होते हैं? 12 नंबर। ये हमारा कर्ता हो गया, ये क्या हो गया? कर्ता। और ये क्या हो गया? कर्म। इसका कर्म कैसा होता है? द्वितीय विभक्ति का। इसमें आप देखेंगे, इसमें 31 नंबर, कितने नंबर? 31। इसका कर्ता जो होता है तृतीय विभक्ति का, और इसका कर्म जो होता है प्रथमा विभक्ति का। और भाववाच्य में क्या होता है? इसमें सिर्फ 3 नंबर होते हैं जो कि कर्ता होता है, इसमें कर्म होता ही नहीं है। इसका कर्ता जो होता है भाववाच्य में, जो कर्ता होता है तृतीय विभक्ति, 1 2 3 ये सब क्या है? प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, ठीक है, 1 2 3 ये हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कर्मवाच्य में कर्म किस विभक्ति का होता है? तो कर्म किस विभक्ति का होता है? प्रथमा विभक्ति का होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 का ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, कर्मवाच्य संभव है। राइट आंसर आप बताएंगे कि कर्मवाच्य संभव है। देखिए सकर्मक अकर्मक दोनों में, केवल सकर्मक में, केवल अकर्मक में, उपर्युक्त सभी में। देखिए सकर्मक अकर्मक ये सब बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आप लोग देंगे कि क्या हो जाएगा? 37 का देखिए अंतिम क्वेश्चन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम लोग कि कर्मवाच्य संभव है किसके लिए? कर्मवाच्य कब बन सकता है? जब वो सकर्मक हो। क्या हो? सकर्मक हो, केवल सकर्मक हो। अकर्मक में तो हो ही नहीं सकता। जब कर्म नहीं होगा तो कर्मवाच्य नहीं बन सकता है। जब कर्म होगा तभी कर्मवाच्य बनेगा। और देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर बता देते हैं, कर्तवाच्य, ये कर्मवाच्य, ठीक है, और ये हो जाएगा भाववाच्य। देखिए कर्तवाच्य कर्मवाच्य में भी परिवर्तित हो सकता है और भाववाच्य में भी परिवर्तित हो सकता है। कर्मवाच्य कर्तवाच्य में परिवर्तित हो सकता है और भाववाच्य भी कर्तवाच्य में परिवर्तित हो सकता है, लेकिन कर्मवाच्य भाववाच्य एक दूसरे में परिवर्तित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता और भाववाच्य में कर्म का अभाव होता है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे में परिवर्तित नहीं होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37 का बी राइट आंसर। इसके बाद हम लोग चलते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? अब अभी आपने देखा था ना कर्मवाच्य और भाववाच्य में कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में दोनों के कर्ता में कौन सी विभक्ति? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। अभी इससे थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया। आप बताएंगे कि इसमें क्या होगा? जल्दी से बताएंगे। तृतीय विभक्ति हो जाएगी। क्या होगा? कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तो तृतीय विभक्ति होती है। देखिए यहाँ पर कर्तवाच्य मैंने इस तरीके से बताया था ना, कौन सा नंबर बताया? 12 नंबर। यहाँ पर मैंने बताया कर्मवाच्य का पासवर्ड क्या है? 31 नंबर। और यहाँ पर भाववाच्य क्या हो जाएगा? भाववाच्य का पासवर्ड क्या है? 3 नंबर। ये देखिए इसका कर्ता क्या है? तृतीय विभक्ति का, इसका कर्ता तृतीय विभक्ति का, और इसका कर्ता कैसा हो जाएगा? प्रथमा विभक्ति का, कर्तवाच्य का। राइट आंसर 38 का सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं, देखिए 39 में मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका अनुवाद संस्कृत में क्या होगा? आप बताएंगे कि इसका अनुवाद संस्कृत में क्या होगा? देखिए आज 100 नहीं क्रॉस कर पाए आप लोग, मैंने कुछ नहीं बोला, इसीलिए देखेंगे आप लोग कि मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका अनुवाद संस्कृत में क्या होगा? अहम संस्कृतम भाति या माम संस्कृतम रुचिकरणम नहीं रुचिकरम या मह्यम संस्कृतम रोचते मया संस्कृत
संस्कृतम रोचते। अच्छा बताइए, जब चीज़ अच्छी लगती है, कारक से संबंधित भी हो गया, अनुवाद भी हो गया। जब किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है तो जिसको अच्छी लगती है उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? बताइए, जिसको रोचते हैं मतलब अच्छी लगती है, तो जिसको अच्छी लगती है उसमें कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। आप यहाँ पर देख लो कि किसको कौन चीज़ अच्छी लग रही। मुझे अच्छी लग रही, तो मुझे में चतुर्थी विभक्ति यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर मह्यम। देखिए, अहम माम मया मह्यम, तो मह्यम संस्कृतम रोचते, संस्कृतम होगा। मह्यम संस्कृतम रोचते, मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मुझे की क्या हो जाएगी? मह्यम संस्कृतम, अच्छी लगने की क्या हो जाएगी? रोचते। तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का सी। इसके बाद हम लोग अंतिम शायद होगा, एक और होगा, हाँ 41 है क्वेश्चन। यहाँ पर देखेंगे आप लोग, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, थोड़ा आपके लिए कठिन नहीं, इसके पहले हम कारक पढ़ा चुके हैं। राम बिना, देखिए जहाँ पर बिना आ जाए, पृथक बिना, देखिए यहाँ पर पृथक और बिना और नाना आ जाए, ठीक है, पृथक बिना नाना, तो इन तीनों, अगर ये तीनों आ जाते हैं तो उनके साथ में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है कि नहीं? 235। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रामम बिना जीवितुम नोत सहे, रामेण बिना जीवितुम नोत सहे, रामात बिना जीवितुम नोत सहे, रामस्य बिना जीवितुम नोत सहे। और पूछा गया है कि अशुद्ध का चयन कीजिए। अशुद्ध यहाँ पर बताना है, तो यहाँ पर अशुद्ध क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। डी होगा। तो यहाँ पर देखिए, द्वितीय विभक्ति यहाँ पर देखिए रामः रामम, तृतीय विभक्ति रामेण देखिए, पंचमी विभक्ति रामात देखिए, तो आंसर अशुद्ध वाला कौन हो जाएगा? रामस्य नहीं होगा, यही वाला अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है, ये अशुद्ध हो जाएगा, मतलब ये वाला सही हो जाएगा। इसके बाद अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 100 क्वेश्चन देखिए, 100 पुरुष का अनुवाद होगा सतसहा पुरुषः, सतम पुरुषः, सतः पुरुषः या फिर सततमा पुरुषः। तो आप बताएंगे कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपको बताना है, क्या बनेगा? यहाँ पर देखिए ये देखिए 100 क्या होता है? 100 का क्या बनेगा? सतम, क्या बनेगा? सतम। और पुरुष हैं तो पुरुष हैं तो बहुवचन में चले जाएंगे ना पुरुष, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? पुरुषा। जैसे बालका, बालका, बालको, बालकः, रामः, रामो, रामा, उसी तरीके से पुरुषा 100 हैं इसलिए बहुवचन में चले जाएंगे, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, 41 का बी राइट आंसर। अब बस इतने क्वेश्चन थे, 41 क्वेश्चन थे। तो आप लोग बताएंगे कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी और आपके कितने सही हुए, ये आपको बताना है कि आपके 41 में कितने क्वेश्चन सही हुए। बताइए आप लोग कि 41 में क्वेश्चन कितने सही हुए आपके। देखिए 41 में 36 नैन्सी, पूजा के 41, अच्छा पूजा निगम, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हुआ, चलो अच्छी बात है। इसके बाद देखेंगे, देखिए प्राची जी 37 क्वेश्चन, प्राची के 37 क्वेश्चन सही हुए, आंचल जी 41 क्वेश्चन में 39 और गोल्डी जी 37 नंबर, प्रियंका शर्मा 25 में 24। इसके बाद आप देखेंगे 38, ठीक है, यहाँ पर मलिक खान जी 38 यहाँ पर क्लियर हो गया है आप लोगों का। तो यहाँ पर कैसी लगी आपको ये क्लास कैसी लगी? जितने नंबर गेन किए हैं, दिव्या जी 27 नंबर और यहाँ ज्योति जी 32 नंबर, पिंकी 32 नंबर, नेहा 41 नंबर, नहीं नेहा जी 39 क्वेश्चन आपने सही किए, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए पूनम जी 39 नंबर। देखिए जितने भी सभी ने गेन किए हैं, तो जो कमियां रह गई हैं उसमें आप अपना सुधार कर लीजिए। और ये क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से और भी जो बचे हुए टॉपिक हैं उनको लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगी मैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय संस्कृत।